नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1944 विक्रम संवत 2079 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 मार्च सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। दिल्ली में 195 पदों पर निकली बम्पर भर्ती, ऑनलाइन माध्यम से फटाफट करे अप्लाई। हरियाणा CET को लेकर आई बड़ी अपडेट, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में राशन कार्ड वेरिफिकेशन पर ताजा अपडेट, दुष्यंत चौटाला ने दी नई अपडेट। हरियाणा में खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगा 2 वर्गों का आंदोलन, 22 मार्च से होगी शुरुआत। HPSC के पैटर्न बदलने की हो रही है चर्चा, आगामी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग भी हो सकते खत्म। वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल सिंह की तलाश सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रही। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में ओलावृष्टि के साथ कई जिलों में जमकर बरसे बदरा, फसलें बर्बाद। प्रदेश भर में मौसम के मिजाज में सोमवार को अचानक से बदलाव देखने को मिला। दोपहर बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में काली घटाओं ने दिन में ही रात का नजारा दिखाया और तेज बारिश शुरू हो गई। कड़कड़ाती बिजली और बादलों की तेज गर्जना के साथ भारी बरसात ने कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति पैदा कर दी। वहीं कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि के कारण फसलों में भी नुकसान की संभावना जताई गई है। मौसम में आए बदलाव के कारण जहां लोगों को परेशानी हुई, वहीं किसानों के माथे पर भी चिंता की रेखाएं देखने को मिल रही है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिसके कारण खेतों में गेहूं व सरसों की फसल बिछ गई है। साथ ही खेतों में पानी भर गया है, जिसके कारण फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। उधर मौसम विभाग ने 22 से 25 मार्च तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से कहा गया है कि 16 मार्च से पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन किन्हीं कारणवश इन्हें वापस लिया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा में ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET लिया गया है। ग्रुप C के लिए CET हो चुका है, जबकि ग्रुप D के लिए CET होना अभी बाकी है। जिन भी उम्मीदवारों ने CET को क्वालिफाई किया है, अब उन्हें स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा। फॉर्म भरने के लिए अब फिर से लिंक जारी किया जाएगा। इसी बीच हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के अनुसार अब ग्रुप C की कुल भर्तियां 31,529 से बढ़ाकर 31,902 हो चुकी हैं, यानी कि अब 31,902 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। नोटिस में यह भी जानकारी दी गई है कि कुछ ग्रुपों के सिलेबस को भी बदला गया है। आयोग की तरफ से कहा गया है कि फॉर्म भरने के लिए लिंक को जल्द ही खोला जाएगा, जिसके बाद सभी उम्मीदवार पदों के अनुसार आवेदन कर पाएंगे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में एक और विधायक द्वारा राशन कार्ड संबंधी प्रक्रिया को लेकर संबंधित मंत्री से सवाल पूछा गया था। इस सवाल के जवाब में डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिन परिवारों के राशन कार्ड कटे हैं, उनकी जांच की जा रही है और नियमानुसार सही पाए जाने पर उनको दोबारा से राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। साथ ही बकाया राशन भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 3,02,000 परिवारों को गुलाबी कार्ड यानी AA जारी किया गया है। सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर 8,41,817 परिवार गुलाबी कार्ड के लिए अपात्र पाए गए हैं। ऐसे में दिसंबर 2022 में इन परिवारों के राशन कार्ड बंद होने के चलते इन्हें जनवरी 2023 का राशन उपलब्ध नहीं कराया गया। अपने तल्ख अंदाज के लिए जाने जाने वाले ऐलनाबाद से INLD विधायक अभय सिंह चौटाला को विधानसभा से एक बार फिर से निष्कासित कर दिया गया है। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को कुछ आपत्तिजनक शब्द कहने का आरोप चौटाला पर लगा है, जिसके बाद उन्हें एक दिन के लिए सदन से बाहर निकाला गया। बता दें कि अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में डार्क जोन में भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए सरकार के प्रयासों पर सवाल पूछा था। उन्होंने सवाल किया कि गिरते भूजल स्तर के कारण कई गाँव में ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। इस सवाल में एक और सवाल जोड़ने पर स्पीकर ने उन्हें टोका, जिसको लेकर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सदन का कोई भी सदस्य सवाल पूछता है तो बजाय मंत्री के जवाब देने के आप यानी स्पीकर बीच में बोल पड़ते हो। आप सरकार के मंत्रियों का बचाव करते हो, जबकि आपको सदन के मेंबरों का साथ देना चाहिए। उन्होंने स्पीकर पर भेदभावपूर्ण तरीके से काम करने का भी आरोप लगाया। हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS बहाली और टेंडरिंग प्रणाली को लेकर आंदोलन और तेज होने की आशंका से खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सरपंच एसोसिएशन ने सरकार को 22 मार्च तक का समय दिया है, जिसके बाद आगामी फैसला लिया जाएगा। नई रणनीति को लेकर एसोसिएशन पदाधिकारियों ने हरियाणा के ब्लॉक स्तर पर दौरे शुरू कर दिए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरपंचों को आंदोलन में शामिल किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की मांग को लेकर पेंशन बहाली संघर्ष समिति भी लगातार कर्मचारियों के संपर्क में है। यह समिति 16 अप्रैल से जिलों में
प्रदर्शन करेगी। 1 जून से पलवल से चंडीगढ़ तक साइकिल यात्रा निकालने की भी योजना बनाई गई है। यानी कि ये दोनों वर्ग आने वाले दिनों में खट्टर सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबक बन सकते हैं। सरपंचों ने बीजेपी प्रतिनिधियों का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल का विरोध करते हुए सरपंचों ने काले झंडे दिखाए हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल दोनों वर्गों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी सरपंचों का समर्थन करने के साथ साथ कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की घोषणा भी कर चुकी है। वहीं कर्मचारी 1 जून से साइकिल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इसमें टीचर्स भी शामिल होंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम की ओर से बुलाई गई महापंचायत खत्म हो गई है। दोपहर को मोर्चे के 15 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि भवन में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। यहाँ किसानों ने कृषि मंत्री को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, कर्ज माफी जैसी मांगों का पत्र सौंपा। एसकेएम ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उन्हें फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उधर एसकेएम ने 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाई है। किसान नेता दर्शन पाल ने महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अभी कई मुद्दे हैं जिनका समाधान निकाला जाना अभी बाकी है। हम 30 अप्रैल को दिल्ली में एक और बैठक बुलाएंगे। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम एक और आंदोलन शुरू करेंगे। यह आंदोलन कृषि कानूनों के विरोध में हुए आंदोलन से भी बड़ा होगा। एएसआरबी जॉब्स अपडेट। दिल्ली में 195 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। ऑनलाइन माध्यम से फटाफट करें आवेदन। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड नई दिल्ली की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2023 तय की गई है। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। विधानसभा में नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने खनन विभाग द्वारा किसानों के निजी कृषि भूमि पर खनन नीलामी संबंधी अधिसूचना का मामला उठाया। किसानों के हित को देखते हुए उन्होंने विधानसभा में खानों की उक्त नीलामी को तुरंत बंद करने का आवेदन दिया। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी को मौके पर भेजकर स्थिति की सही रिपोर्ट करने की भी मांग की। इस संबंध में ग्रामीणों के लिखित आवेदन के साथ एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से भी सौंपा। उन्होंने क्षेत्र में हुई भारी बारिश एवं ओलावृष्टि के मामले में कहा कि तुरंत स्पेशल गिरदावरी के आदेश देते हुए किसानों को राहत प्रदान की जाए। जहाँ भारी बारिश ने गेहूं की फसल को छत विछत कर दिया है, वहीं जिन गांवों में ओलावृष्टि हुई है वहां सभी फसलें नष्ट हो गई हैं। उन्होंने बागोत के पास नेशनल हाईवे 152D पर प्रवेश मार्ग बनाने के लिए भी क्षेत्र के लोगों द्वारा की जा रही मांग का पुरजोर समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री से मांग की कि वे अपनी तरफ से एक अर्ध सरकारी पत्र केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री को उक्त प्रवेश मार्ग प्रदान करने के लिए लिखें, क्योंकि यह प्राचीन धार्मिक महत्व का स्थान है जहाँ लाखों की संख्या में लोग शिवरात्रि को प्राचीन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। यह रेवाड़ी, नारनौल और दादरी जिलों के मुख्य मार्ग का केंद्र भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सौर ऊर्जा का एक प्रोजेक्ट महेंद्रगढ़ जिले में भी शुरू किया जाए और अरावली की पहाड़ियों में ढोसी की पहाड़ी के तलहटी में एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाने के लिए भी विचार किया जाए। उन्होंने मांग की कि सभी मुद्दों पर सरकार सकारात्मक विचार करते हुए पूरा करे। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा पीजीटी भर्ती को लेकर परीक्षाओं का पैटर्न बदलने का मामला स्मालका से विधायक धर्म सिंह छोक्कर ने सदन में उठाया। उन्होंने मांग रखी कि परीक्षा पहले की तरह ही ऑब्जेक्टिव टाइप से ली जाए, न कि नए पैटर्न से। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC एक स्वायत्त संस्था है। अधिकारियों व कर्मचारियों की भर्ती करने की प्रक्रिया संस्था अपने स्तर पर तय करती है। इसमें सरकार किसी भी प्रकार का दखल नहीं करती है। मनोहर लाल ने कहा कि यदि HPSC की ओर से भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की पारदर्शिता से संबंधित कोई बात आती है तो राज्य सरकार HPSC को आदेश दे सकती है, परंतु भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार की भर्ती के लिए आवेदन ऑब्जेक्टिव टाइप यानी OMR आधारित या फिर सब्जेक्टिव टाइप परीक्षा लेनी है, ये HPSC का अपना निर्णय होता है। आयोग हर पद के लिए पाठ्यक्रम जारी करता है और उसी के अनुसार परीक्षा लेता है। दैनिक यात्रियों को राहत। नांगल चौधरी से इफ्को चौक गुरुग्राम तक चलेगी रोडवेज बस, ये रहेगा शेड्यूल। गुरुग्राम, दिल्ली व रेवाड़ी जाने वाले यात्रियों को अवैध वाहनों में सफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव की सिफारिश पर विभाग ने नांगल चौधरी से इफ्को चौक गुरुग्राम तक रोडवेज बस चलाने का निर्णय लिया है। रोजाना सुबह 5:10 पर नांगल चौधरी के अस्थायी बस स्टैंड से बस चलेगी, जिससे सैकड़ों दैनिक यात्रियों को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि नांगल चौधरी तहसील के अंतर्गत 100 से अधिक गाँव व ढाणियां आती है। विभिन्न गाँव की हजारों लोग दिल्ली व गुरुग्राम में नौकरी करते हैं, जिन्हें ड्यूटी के लिए सुबह 9 बजे कार्यालय में पहुंचना होता है। ग्रामीणों की मांग पर नांगल चौधरी से इफ्को चौक गुरुग्राम तक एक्सप्रेस बस सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। दिल्ली जाने वाले यात्री इफ्को चौक से मेट्रो पकड़ सकते हैं।
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI और पहलवानों के विवाद में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की फिर से एंट्री हो गई है। सांसद ने राज्यसभा सभापति को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के पदाधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। इससे पहले WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद दीपेंद्र हुड्डा को इस धरने का मास्टरमाइंड बता चुके हैं। अब इस चिट्ठी को लेकर मुद्दा फिर से गर्मा गया है। पत्र में लिखा है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वे खेल और खिलाड़ियों के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए और उन्हें न्याय दिलाए। ये खिलाड़ी किसी जाति, धर्म, भाषा या फिर किसी क्षेत्र के नहीं बल्कि देश के हैं। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के मौके पर एनुअल हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई है। 137 देशों की लिस्ट में भारत 125वीं पोजीशन पर है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 108, म्यांमार 72, नेपाल 78, बांग्लादेश 102 और चीन 64 को लिस्ट में भारत से ऊपर रखा गया है। रिपोर्ट में फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। उसे लगातार 6वीं बार ये पहला स्थान मिला है। इस लिस्ट में अफगानिस्तान को 137वां यानी अंतिम स्थान मिला है। रिपोर्ट की बात करें तो वहाँ के लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं। सबसे कम खुशहाल देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर लेबनान, जिम्बाब्वे, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो आदि देश शामिल हैं। इन देशों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और लोगों में लंबा जीवन जीने की आशा काफी कम है। रूस यूक्रेन में पिछले 1 साल से जंग चल रही है, फिर भी हैप्पीनेस इंडेक्स में उनकी पोजीशन भारत से बेहतर है। रूस को 70वें तो वहीं यूक्रेन को 92वें नंबर पर रखा गया है। कोरोना के इलाज के लिए केंद्र की नई गाइडलाइन, कोरोना मरीजों को एंटीबायोटिक्स न देने का निर्देश, दिल्ली NCR में H3N2 का अलर्ट भी जारी। केंद्र सरकार ने रविवार को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में केंद्र ने कहा है कि जब तक बैक्टीरिया इन्फेक्शन न हो, कोरोना मरीजों को एंटीबायोटिक्स नहीं दी जानी चाहिए। कोरोना के इलाज के लिए जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक मीडियम और गंभीर रूप से बीमार होने की स्थिति में 5 दिनों तक रेमडेसिविर दवाई ली जा सकती है। जिन मामलों में आगे चलकर मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने की आशंका है, उनमें भी रेमडेसिविर दे सकते हैं। हालांकि ऑक्सीजन सपोर्ट ले रहे मरीजों को ये नहीं दी जानी चाहिए। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में H3N2 इन्फ्लुएंजा के 2 मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली NCR अलर्ट पर है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में H3N2 का खतरा भी बढ़ गया है। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को देश में 129 दिनों के बाद 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो वहीं रविवार को 918 मामले सामने आए। फिलहाल देश में कोरोना के मरीजों की संख्या की बात करें तो 6350 एक्टिव मामले सामने आए हैं। दक्षिण कोरियन टेक कंपनी सैमसंग ने भारतीय बाजार में अपना 5G प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है। कंपनी ने A सीरीज में 2 5G स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A34 और A54 5G लॉन्च कर दिए हैं। दोनों स्मार्टफोन ड्यूअल मोड 5G सपोर्ट करते हैं। यूजर्स इनमें रिलायंस जियो और एयरटेल नेटवर्क पर 5G सर्विस इस्तेमाल कर पाएंगे। भारत में दोनों ही 5G स्मार्टफोन की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। 27 मार्च तक रहेगी। बायर्स 28 मार्च से सैमसंग एक्सक्लूसिव और पार्टनर स्टोर्स, samsung.com और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दोनों ही फोन को खरीद पाएंगे। कंपनी ने सैमसंग गैलेक्सी A54 5G और A34 5G दोनों स्मार्टफोन को 2-2 वेरिएंट में लॉन्च किया है। दोनों ही फोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। A34 5G के 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत की बात करें तो 30,999 रुपए रखी गई है। वहीं A54 5G के 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 38,999 रुपए तय की गई है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 360 अंक गिरकर 57,628 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये भी 111 अंक गिरा या 16,988 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयरों में गिरावट देखने को मिली तो वहीं 5 शेयरों में तेजी दिखाई दी। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 9 में गिरावट देखने को मिली है। सोना अपने ऑल टाइम हाई के स्कोर पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 1451 रुपए महंगा होकर 59,671 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो ये भी 68,000 के पार निकल गई है। सराफा बाजार में ये 1477 रुपए महंगी होकर 68,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आपको यहां पर बताते चले कि नए नियम के तहत 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना सोना नहीं बिकेगा। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरह सोने पर भी 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। वहीं $1 की कीमत की बात करें तो 82 रुपए 54 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।